इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम अब बदलाव की तरफ है और अब जिस तरह सुबह शाम की हम देखते तो भाई ठंड भी शुरू हो गई है और भाई मौसम अब ठंडा सा शुरू हो गया है, क्योंकि साथियों अब जिस तरह सर्दी की दस्तक भी आने वाली है। और भाई अब की बार यदि देखें तो भाई देखो जो बारिश की वजह से नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन साथियों नुकागर भाई परमात्मा के आगे किसकी चाल लगे। तो प्रकृति का एक ये संदेश है भाई, प्रकृति को सहयोगी बनाएं ताकि जीवन हमारा बेहतर है। और भाई मनुष्य और प्रकृति तो भाई दोनों साधक है और दोनों को बराबर एक दूसरे की सोचनी पड़ेगी। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम कई विषय लेकर आते, तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम जो चर्चा हम करेंगे राष्ट्रीय स्तर विकास मिशन की बात करेंगे। और साथियों उसके साथ जो चर्चा का विषय रहेगा उन्नत कृषि में प्रचार प्रसार माध्यमों की भूमिका, और नई फसल नई उमंग में हम राजमा की बिजाई में सावधानी की बात करेंगे। और भाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है वो भी आपके बीच साझा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं, तो आज का जो कृषि प्रश्न है, सबसे कम गेहूं हरियाणा में किस जिले में होता है? प्रश्न एक बार फिर से, सबसे कम गेहूं हरियाणा के किस जिले में होता है? साथियों उस जिले का आपको नाम बताना है। और भाई जो हमारा फ़ोन नंबर है 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर आप हमारे को SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भाई इसकी जो जानकारी आप हमारे को 6:50 से पहले दीजिए, ताकि हम आपका भाई नाम बात सकें और आपको बधाई दे सकें। और भाई जो आपके द्वारा दी गई जानकारी को भाई हम सभी के बीच में साझा कर सकें। तो साथियों ये तो रहा आज का कृषि प्रश्न। और साथियों जिस प्रकार से भाई मानसून अब की बार तो बारिश ने भाई कती सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए है, लेकिन रिकॉर्ड के बाद भाई जो हम पशु की बात करते हैं, भाई जो पशुधन है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मानसून के पश्चात पशु की देखभाल विषय पर भाई हमारे जो पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हैं जो कुरुक्षेत्र से है, डॉक्टर उषा सैनी जी, तो उनसे हमने बातचीत करी थी मानसून पश्चात पशुओं की देखभाल विषय पर। तो साथ ही बातचीत के अंश जरूर सुनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये बातचीत सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उषा सैनी जी जो एक पशु विशेषज्ञ हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि मानसून के बाद पशु की देखभाल हम कैसे करें। जी आपका स्वागत है मैम। सभी पशुपालन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जी। तो देखिए, हाँ जी, इस बार तो कुदरत का कहर बहुत ज्यादा था जी, फिर भी हम हरियाणा में हमारा काफी हद तक जो है बचाव हो सका। अब हमें और भी सावधानियां बरतने की जरूरत है जी। तो मैम जो मानसून के बाद जैसे बारिश भी काफी हुई अब की बार, कई जगह बाढ़ भी की स्थिति भी है, तो पशु की अब जैसे पानी भी सूख रहा है तो मानसून भी थोड़ा कम हो गया है, तो अब मानसून के बाद हम पशु की किस प्रकार से देखभाल करें? ये बहुत ही आपका सवाल जो है आज के हालात को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बारिश के बाद कीड़ पतंगे वगैरह इनकी ब्रीडिंग बहुत हो चुकी है और ये बहुत जान जो है हर जगह ये बहुत हो चुके हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें
और ज्यादा से ज्यादा छिड़काव भी करें। और दिन के अंदर जैसे अब तो धूप आ रही है, तो कोशिश करो कि दिन में हम अपना सूखा जो हमारा बाड़ा है वो बिल्कुल सूखा रहे। और एक सबसे सस्ता और टिकाऊ इलाज ये है कि लाल दवाई आती है, लाल दवाई जिसको हम KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं, बड़ी ही सस्ती है। हाँ जी, उसका कुछ दाने आपने बाल्टी में डालने हैं, सारे बाड़े में उसको उसी पानी से आप पशु को भी नहला दो, पशु को भी डाल दो। और स्पेशली जब हम दूध निकालते हैं तो थनों को भी उसी पानी से धो, गुलाबी रंग का पानी आपका हो जाएगा। और फिर जो पानी हमारा बचता है उसी से हम बाड़े में अच्छी तरह उस पानी को डाल के और उस बाड़े को भी हम धो सकते हैं। बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और इन कीटाणुओं के से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है जी। तो मैम जैसे आपने बाड़े की कहीं सूखा साफ रखना चाहिए हमें, भाई ये क्यों रखना चाहिए? क्या पैरों में कुछ फंगस वगैरह का कुछ ऐसी बीमारियां का बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा और उस मॉइस्चर के अंदर नमी रहेगी, नमी से जो है पैर खुर जो है जानवरों के, उनके अंदर फंगल बीमारियां होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही होनी है कि एक तो मैंने बोला लाल दवाई, और दूसरा आपने ये देखा होगा कि जहां जहां हमारा पानी ज्यादा देर तक खड़ा हुआ है तो वहां हरी हरी ग्रीन एल्गे लग जाती है, जो कि इनका कारण बनती है पशुओं का। तो उसके लिए भी हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी बहुत सस्ता है। हर गांव में हमारी जो वाटर सप्लाई जहां से आ रहा है, वाटर सप्लाई जो टैंक्स है, पानी को साफ करने के लिए वो लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। उसी ब्लीचिंग पाउडर को या उसकी सॉल्यूशन बना के जहां जहां हमारी काई लगी हुई है, अगर हम वहां डालकर उससे रगड़ देंगे तो वो काई हमारी दूर हो जाएगी, फिसलन कम होगी। और कोशिश ये करें कि थोड़ा सूखा हम लोग जो है उसका जो बाड़ा है, अब आजकल तो देखो धूप से ही अगर हम पूरा खोल देते हैं, अगर हमारे बाड़े ऐसे हैं कि उनके अंदर हवा जो है वो आर पार जा रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है, प्लस सूर्य की किरणें भी आ रही हैं, तो वो एक नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीका है हमारे बाड़े को सूखने का। जहां मॉइस्चर होगा, जहां नमी होगी, वहां पर ये जीवाणु कीटाणु हमारे पनपते हैं और जो कि फिर रोग का कारण बनते हैं जी। तो मैम इस प्रकार से अब जैसे देखभाल हम करते हैं, तो मानसून के बाद कौन सी बीमारियां पनप जाती है जिससे हमें देखभाल रखनी चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मानसून के बाद हमारे जो अभी हमारा फुट एंड माउथ है, मुंह खोर की बीमारियां हैं, गलघोटू है, इस तरह की बीमारियां का आने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो उसका एकमात्र उपाय है टीकाकरण, और सरकार की तरफ से ये टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। अगले महीने से हमारा ये टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, और ये बहुत ही उस परमात्मा की असीम कृपा है कि हरियाणा के अंदर हमारा कोई भी छुटपुट आउटब्रेक के सिवाय कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं आया है। वो इसीलिए, इस बीमारी का प्रकोप इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारे पशुपालक भाई बड़े ही जागरूक हैं और वो समय समय पर वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवा रहे हैं। इसीलिए इसका टीकाकरण जरूरी है, ताकि उनके अंदर वो जो टाइटर है, जो वायरस टाइटर है, वो टाइटर वैक्सीनेशन से टाइटर इंक्रीज हो और काफी हद तक हम अपने जानवरों का जो है बचाव इन बीमारियों से कर सकते हैं। जी मैम, और जिस तरह आपने बताया कि खुरपक्का, मुंहपक्का, जिस तरह बीमारी टीकाकरण की आपने बताया, कृमिनाशक दवाइयों की भी हम जिस तरह बात करें तो हाँ, देखो, कृमिनाशक दवाइयां जो हैं, पेट में कीड़ों के लिए दवाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये लार्वा जो है घास से भी जाते हैं, और जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो दूध से भी ये ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम एस्केरियासिस बोलते हैं, जुएं जिसके बोलते हैं। तो कृमिनाशक दवाइयां हर सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में दी जा रही हैं, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर मुख्यालय पर एक लैब बनी हुई है, जिस लैब के अंदर आपका गोबर, पेशाब, दूध, खून की जांच मुफ्त हो रही है। इस पशुपालक भाई इस बात का ध्यान रखें कि कृमिनाशक दवाइयां उन्हें पिलानी है, उन्हें देनी है पशुओं को, लेकिन समय समय पर गोबर की जांच भी करें। इसी तरह हमारा जो है आजकल जो चिचड़ की समस्या है, इस मौसम में चिचड़ बहुत हो रहे हैं, तो उन चिचड़ी बुखार पशुओं के अंदर आ जाता है। देखिए, उसका भी अगर आप देखिए कि अगर कोई बुखार 3 दिन से ज्यादा आपका रहता है पशु के अंदर,
तो आपका काम बनता है, आप क्या ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस एनिमल से खून का सैंपल लैब में जांच कराएं और ये पता करें कि वो चिचड़ी बुखार उसको है या नहीं। ये जांच हमारी लैब्स में आसानी से हो जाती है ताकि समय पर हम फिर उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करा सकें। जी मैम, और मैम जिस प्रकार से मानसून के बाद की हम बात करते हैं, कई बार अब तो जिस प्रकार से बाढ़ गई है तो चारे की भी कई बार प्रॉब्लम सी आ जाती, तो किस प्रकार से इन दिनों में अब संतुलित आहार पशु को कैसे दे पाए, क्या होना चाहिए संतुलित आहार में? जी हाँ जी, देखिए अभी हालांकि जब मैं हम दौरों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सभी जगह तो हरियाली नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ना मैंने कहीं देखा कि उन्होंने क्या किया कि वो हरा चारा उगाते ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो कहते हैं जी हम तूड़ी के अंदर ही आटा डाल रहे हैं और चोकर मिला रहे हैं। देखो आजकल जब पानी का इतना है तो कम से कम थोड़ा सा जगह तो आप अपने हरे चारे के लिए लगाओ ना, क्योंकि हरा चारा इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जी तूड़ी में आप आटा लगा रहे हो, चोकर लगा रहे हो। कई बार तो देखिए अब हमारी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो हम ये कच्चा आटा पशुओं को दे रहे हैं, क्योंकि जो पशु है वो 24 घंटे खूंटे पे बंधा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जगह कम रह गई है, बहुत कम जो है पशुओं को तालाब पे लेके जाया जा रहा है। जो उनको तालाब पर लेके जाते हैं उनकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर तो पशु खूंटे से खुलता है पानी पीने के लिए और फिर उसको बांध दिया जाता है। अब ये 24 घंटे जब ये बंधे हुए हैं तो इससे काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पशुओं के अंदर। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी उसका ये मेन एक कारण है। तो इसमें कोशिश करनी है कि संतुलित आहार दिया जाए, हरा चारा बहुत है, हरा चारा दिया जाए, साथ में सूखा जो है, और साथ सबसे जरूरी चीज मिनरल मिक्सचर। देखिए मिनरल मिक्सचर जो है हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है मिनरल मिक्सचर क्षेत्र के हिसाब से बना रही है। उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि किस क्षेत्र के अंदर कौन से खनिज तत्व की कमी है और उस खनिज तत्व को पूरा करने के लिए उन्होंने मिनरल मिक्सचर बनाए हैं। तो हमारा पशुपालक भाइयों से यही अनुरोध है कि वो कम से कम 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है हर पशु को जरूर दें। जी मैम, तो आपने महत्वपूर्ण जो जानकारी दी, कुछ अंत में मैम कुछ हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो पशुपालन कर रहे हैं, उनके लिए मैम कुछ विचार संदेश? जी देखिए ऐसा है, हमारा जो पशु है वो मूक और बधिर है, इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखें। हमारी तरफ से की गई एक लापरवाही ही बड़ी ही महंगी पड़ती है। इसीलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि पशुपालक जो भी पशुपालन विभाग से टीम्स आती हैं हम उनका सहयोग करें, टीकाकरण कराएं, समय समय पर कृमिनाशक दवाइयां दें और पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि दूध उत्पादन जो है हमारा कम होता जा रहा है। हमें दूध की बहुत जरूरत है और इसीलिए इस क्षति को पूरा करने के लिए पशुओं की देखभाल बहुत ही जरूरी है। तो मैम आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो साथियों ये बातचीत हमने करी और डॉक्टर उषा सैनी जी जो कुरुक्षेत्र में पशु चिकित्सक हैं, और वास्तव में साथियों देखो जो मानसून के बाद काफ़ी बीमारियां भी रहते हैं और इन दिनों में जो देखभाल होनी चाहिए भाई हमने पूरी कोशिश करी कि वो सारी की सारी तमाम जो महत्वपूर्ण जो जानकारी वो आप तक पहुंचाए। और भाई अब बातचीत के बाद हम जो विषय भी ज़रूर लेते हैं भाई, तो सबसे पहले तो देखो मौसम की ही बात हो रही तो मौसम की जानकारी भी जो आपको ज़रूर दे देते हैं। तो साथियों मौसम का जो जानकारी थी तो आज का जो अधिकतम तापमान 32 और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह भाई आने वाले दिनों की बात करें तो 24 घंटे की तो अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई बारिश की भी पूरी संभावना, तो भाई अपना जो देख रेख आप ज़रूर करें, क्योंकि साथियों कार्यक्रम में अब आगे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन कल के कार्यक्रम की भी जानकारी देते। तो साथियों कल तो रविवार है और कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत, और सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता। साथियों हम जो बातचीत ज़रूर महत्वपूर्ण विषय लेकर 15 तारीख को जो हम बातचीत ज़रूर करेंगे, और इसमें हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा मधुमक्खी वंशों की देखभाल। और आज की नसीहत में हम जो सोमवार को आपके लिए लाए हैं ग्रीन हाउस की
ग्रीन हाउस का कृषि में महत्व, तो भाई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और अब साथियों जो अन्य जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं कि भाई जो इसमें जो उन्नत कृषि में प्रचार प्रसार माध्यमों की भूमिका, क्योंकि साथियों देखिए जो प्रचार प्रसार होता है साथियों वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खेती हमारे पूर्वजों ने धार्मिक अनुष्ठान के रूप में शुरू की थी वो आज एक संपूर्ण भाई व्यवसाय तो बन चुकी है। और भाई व्यवसाय तभी तक लाभदायक रहता है जब तक भाई उसमें नई नई खोज होती है वह, और भाई जरूरत के अनुसार बदलाव होते रहे वह, उपभोक्ताओं की जरूरतें प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन जिसको हम बोल देते हैं उस दौर में भी भाई पूरी होती रहे। तो कृषि में भी आज इसको भाई ज़रूरी है कि बदलती खान पान की जो आदतें, बढ़ते बाजार के दायरे और बदलते परिवेश के हिसाब से भाई हमें अपने कृषि उत्पादन को भी लाभकारी बनाना है। तो कृषि विकास में संचार क्रियाओं को समझने के लिए भाई अगर जो खेती को अंत उत्पादन की एक फैक्ट्री या कारखाना मानना पड़े तो जिसमें भाई उत्पादन के जरूरी तत्व है, जिसमें भूमि होगी, मेहनत होगी, पूंजी और प्रबंधन है, जो पहले से भी भाई बहुत ज़रूरत है और आज भी है। लेकिन आधुनिक कृषि में भाई पांचवा जो तत्व जो चाहिए भाई वो है नया ज्ञान। तो भाई नया ज्ञान कहाँ से आए? नए ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भाई नए ज्ञान को पैदा करना या जानना, उसे किसानों को बताना या समझाना तथा किसानों द्वारा भाई नए ज्ञान को अपनाना, तीन प्रमुख बातें इसमें है। यानी कि ज्ञान उत्पादन तंत्र, ज्ञान संचार तंत्र और ज्ञान उपयोगी तंत्र। यानी कि ज्ञान जो उत्पादन तंत्र है भाई, जो ज्ञान तो है लेकिन वो संचार वो भाई लोगों तक कैसे पहुंचे भाई, ये भी आजकल डिजिटल के अंदर है। तो ज्ञान उपयोगी तंत्र है तो इसे को भाई हमें सभी तक पहुंचाना है। और अगर हम कृषि में ज्ञान संचार तत्वों को हटा दे तो भाई कृषि में नए तरीके किसानों तक पहुंचने की संभावना नहीं रहती। और जब नई तकनीक का तरीकों किसानों को पता नहीं चलता तो भाई उनको अपनाकर लाभ उठाने की बात तो भाई पूरी किस तरह उसका है। तो साथियों ये सारी जानकारी हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा जो कृषि तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों इन बातों को जब हम गहनता से देखें तो साथियों इसमें हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और किसानों को भाई विभिन्न की जो सब्सिडी की बात करें भाई, जिस तरह प्रदर्शन प्लांट है, विभिन्न फसलों के बीज है, जिप्सम के लिए है, कृषि यंत्र है, जैविक खाद है, पौधे संरक्षण रसायन, और ये इस प्रकार की जो बातचीत करें तो भाई वो सारी की सारी जानकारी हमने ज़रूर मिलती है। और भाई जो ज्ञान की जब हम बात करते तो भाई ये जो ज्ञान उत्पादन तंत्र है, फिर ज्ञान संचार तंत्र है, ज्ञान उपयोगी तंत्र, तो उपयोगी जब भी होगा जब वो प्रचार प्रसार बढ़िया होगा। तो बातचीत हमने ये ज़रूर करी प्रचार प्रसार की, और बातचीत भी ज़रूर कर लेते साथियों। एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके बीच हम ज़रूर दे देते, क्योंकि साथियों कोई भी जानकारियाँ हो वो बहुत ज़रूरी है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाने वह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों प्रचार प्रसार होगा तो हम सभी उसमें भाग ले सकते हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भाई 15-16 सितंबर 2025 को पूसा नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में भाई राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जो रबी अभियान 2025 का आयोजन किया जा रहा है, भाई ज़रूर भाग लीजिए। और यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर के भाई कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ जो प्रतिनिधित्व के लिए भाई एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां भाई रबी यानी 2025-26 की जो बुआई सीजन से संबंधित तैयारियां, उत्पादन लक्ष्य और रणनीतियों पर गहनता भाई चर्चा होगी। और सम्मेलन की जो अध्यक्षता भाई माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री करेंगे। और इस अवसर पर भाई विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, भाई सचिव और महानिदेशक सहित मंत्रालय विभिन्न के जो वरिष्ठ अधिकारी है सारे के सारे भाई जरूर आओगे। और माननीय कृषि मंत्री के निर्देश पर भाई पहली बार रबी सम्मेलन के 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। और भाई चुनौतियां तथा रबी फसलों की जो किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा इसमें की जाएगी। तो साथियों देखिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और विचार विमर्श भी किया जाएगा। जलवायु सहनशीलता, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक शक्ति, उर्वरक उपयोग है, गुणवत्तापूर्ण बीज है, बागवानी विविधीकरण है, प्रभावी जो प्रचार सेवाएं है, भाई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समन्वय है, प्राकृतिक खेती है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है। और साथियों क्योंकि देखिए जो कोई भी जो चीज़ होती है ये महत्वपूर्ण जब ही है जब उसका हमें
आगे तक लाभ पहुंचा सके, यानी कि हर व्यक्ति को वो जानकारी ज़रूर मिल सके। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है और एक कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए भाई जो भी बातचीत है वो हमें लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जो बातचीत हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका अगर भाई ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो साथियों महत्वपूर्ण जो विषय है साथियों हमने ज़रूर बात करी, और सम्मेलन भाई जो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, और इस प्रकार से साथियों जो भी बातचीत हम जो करते तो भाई वरिष्ठ जो वैज्ञानिक है भाई महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको ज़रूर देंगे, तो इसमें भाग आप ज़रूर लीजिए। तो साथियों बातचीत तो काफ़ी हमने करी, और आज का जो कृषि प्रश्न भी हमने ज़रूर लिया था भाई सबसे कम गेहूँ हरियाणा के किस ज़िले में होता है। तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ज़रूर बताएंगे इस लोकगीत के बाद, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तोरे साथ रहनिया संग के साथी, कम दया मेरे पे फेर दियो, मने देश के ऊपर जान झोंक दी, तुम लिख चिट्ठी में दे दियो, साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में दे दियो, साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में दे दियो। ये सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम रखो, और साथ तो उन कुटुंब कबीला सबको दुआ सलाम रखो। देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे सबको राम और राम रखो। मेरे माँ के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम रखो, मेरे माँ के जाए भैया ने एक जरूरी काम रखो। देखे जिस रस्ते अर्थ दिला, जिस रस्ते मेरी अर्थ उस रस्ते पूर्ण बखेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी रल चिट्ठी में साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी रल चिट्ठी में दियो। तो साथियों ये तो रागनी आपने सुनी, और रागनी के बाद साथियों हम उस आज के जो कृषि प्रश्न को भी ज़रूर लेते हैं। और भाई जो इसका सही उत्तर साथियों हरियाणा का वो ज़िला है पंचकुला, क्योंकि साथियों पंचकुला में सबसे कम गेहूँ उगता है, और हरियाणा के यही ज़िला है जिसमें सबसे कम गेहूँ उगता है। और इसका जो सही उत्तर साथियों हमारे पास है जो ये जो आया है हमारे पास रोहतक से है, प्रोफेसर जयसिंह से। और इसी तरह साथियों जो यमुनानगर से भी जो ये जो आई है चिट्ठी, और इनका जो मैसेज आया है इनका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए साथियों रणधीर सिंह बांगड़ यमुनानगर से इन्होंने सही जवाब दिया, रोहतक से भी सही जवाब आया, और एक जवाब ज़रूर आया है मनोज सबरवाल अंबाला से है, इन्होंने भी सही जवाब दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी हम ज़रूर करते, क्योंकि आपके ज्ञान के माध्यम से साथियों वो जो बातचीत है हम उन संदेशों को ज़रूर पहुंचाते हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण जानकारियां सभी को हम साझा करते हैं। और इसी तरह साथियों जो चर्चा हम ज़रूर हमने प्रचार प्रसार माध्यमों की भूमिका की बात करी, और भाई जो नई बात भी ज़रूर कर लेते हैं भाई जो इसमें है। और ये जो मिशन की बात हम जब करते तो भाई राजमा की बात भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि साथियों देखो जो उन्नत
जो कृषि के बाद जो नई फसल नई उमंग में हम बात करें राजमा की बीज आएगी, क्योंकि देखिए जो राजमा है, राजमा उत्तर पश्चिम मैदानों इन भागों में राजमा की खेती हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। और भाई मिट्टी की जब बात करें तो राजमा अच्छी जल निकास वाली दोमट या फिर चिकनी मिट्टी के लिए अच्छा होता है, और खारी व जो कलर वाली जो मिट्टी के इसके लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए इसकी भाई जो खेती है वो अच्छी मिट्टी में ही हम करें, और इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और खेत की तैयारी की जब हम बात करें तो राजमा के लिए खेत में अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए भाई 2 जुताई हैरों द्वारा करना उचित है, और प्रत्येक हैरों के बाद सुहागा जरूर लगाओ। बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा उसके आकार के अनुसार ही रखें। मध्यम आकार वाली जो किस्मों के लिए भाई बीज की जो मात्रा है वो 40 किलोग्राम, एक मोटे आकार वाली किस्मों के लिए भाई 48 किलोग्राम प्रति एकड़ इसमें प्रयोग इसमें हम लेते हैं। तो साथियों ये तो भाई हमने मात्रा की बात करी। और इसी तरह साथियों जब हम जो राइजोबियम का टिक्का है, बिजाई की विधि है, उर्वरक है, सिंचाई है, तो ये साथियों निराई गुड़ाई है और कटाई है, जो सारी की सारी हम अच्छी तरह महत्वपूर्ण इसमें जानकारी लेकर हम इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो और इसी तरह साथियों जो हमने बात भाई राष्ट्रीय स्तर तक कृषि मिशन भी है, और इसका भी आप ज़रूर इसमें भाई भाग लीजिए, क्योंकि देखिए जो कृषि का मिशन यही है कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाना। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। भाई घर बैठे आप सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण इसमें ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों जो हमने आज बातचीत सुनाई मानसून पश्चात पशुओं की देखभाल की, हम एक उम्मीद करते साथियों जो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, पशुपालक है, उन बातचीतों को आप ज़रूर साझा करके भाई इस कृषि को आप मजबूत बनाएंगे। तो साथियों अब जो बातचीत हम जो ज़रूर आपसे करें, एक PIB ऐप है, ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। और साथियों हमारे जो कार्यक्रम किसान वाणी है या फिर जो अन्य कार्यक्रम है, हमारा जो फ़ोन नंबर है 9466021336 के माध्यम से आप हमारे को मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों हमारे से जुड़े रहिए, ताकि क्योंकि भाई संचार का जो दौर है साथियों इसमें डिजिटलीकरण जरूरी है। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं चाहे वो किसान वाणी कार्यक्रम हो या फिर अन्य हो, उसको हम अपने यूट्यूब पर भी डालते हैं, ताकि आप अगर जो किसी कारणवश भाई सुन ना पाए तो भाई उनको आप आगे भी सुन सके और महत्वपूर्ण बातों को आप शेयर भी कर सके। तो साथियों अब संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।